हाय, हेलो, राधे राधे डियर। मैं शालू आपके सामने। आज मैं जीएस की सीरीज, जिसके लिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो तो मैंने इसके लिए बताई हुई है, लेकिन आज मैं इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेके, जैसे मैंने एपिसोड 3 तक कंप्लीट किया है, तो उन 3 एपिसोड की कम्बिनेशन करके, उन 3 एपिसोड को कंबाइन करके मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और कुछ बेसिकली जो जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको ज़रूर डिफाइन करूँगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी वो मैंने संविधान से रिलेटेड ली थी, कि जो हमारा संविधान है उसके बारे में हमें पता है। भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ, बताइए। हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब बना हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू किया गया, ठीक है। जैसे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी जो 1949 के बाद नेक्स्ट ईयर हमारा 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया, हमारे संविधान को लागू किया गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में ये आएगा कि हमारा संविधान बना है तो इसको बनने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अभी तक क्या बताया मैंने आपको कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन और 63,96,729 अप्रोक्सीमेट हमारे इतने रुपए इस संविधान को बनाने में लगा। ये हमारा बजट रहा है इस संविधान के बनने में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये संविधान जो बना, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, इतना बड़ा संविधान है हमारे देश, हमारे इंडिया का। अब क्या हमारे ही देश का संविधान सबसे बड़ा है, या इससे बड़े भी कोई और है, या इससे छोटे कोई और है? तो विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? जब संविधान, जैसे कि अमेरिका है जो हमारा देश, क्या है? विश्व का पहला लिखित संविधान, जब संविधान को लिखा गया, वो कौन से देश का है? अमेरिका का। कब? 1789 में। हमने क्या देखा कि 1773 के टाइम पे हमारा अमेरिका आज़ाद हुआ, और इसने 1776 से लेके 89 तक 13 ईयर में इसने अपने देश को आज़ाद कर लिया और फिर अपना संविधान भी बना लिया। तो ये देखो, इसीलिए हम अमेरिका हमारा टॉप की जो वर्ल्ड कंट्री है उनमें आता है। विश्व का अलिखित संविधान। अब लिखित किसका है? पहले अमेरिका का। तो अलिखित किसका है? इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड का अलिखित कैसे है? अलिखित का मतलब ये है कि इंग्लैंड का जो हमारा संविधान था ना, तो उस टाइम पे हमारी जो महारानी का राज होता था, तो महारानी जो वो बोलते वही उनका कानून होता। महारानी के मुख से निकला हुआ कोई भी वर्ड, जो शब्द था, वही हमारा कानून होता। तो विश्व का अलिखित संविधान। उनके साथ साथ उन्होंने कभी इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दिया कि हम अपने संविधान को लिखें। इन्होंने बस जो भी रानी ने कहा, जो सजा, जैसे वो ये नहीं सुन के आए थे कि राजा ने जो सजा दी, राजा का कानून, राजा के द्वारा किया गया न्याय सबसे ऊपर होता है। तो इसी तरह जो रानी ने बोला या राजा ने बोला वही हमारा कानून है। तो विश्व का अलिखित संविधान किसका है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड, दैट मीन्स ब्रिटिश लोगों का। फिर अब हमने लिखित भी पढ़ लिया, अलिखित पढ़ लिया। अब लिखित प्लस अलिखित का कॉम्बिनेशन किसका है? कनाडा का। क्लियर? फर्स्टली, संविधान कब बन के तैयार हुआ, कितना टाइम लगा, क्या हमारा बजट रहा उसको बनने में टोटल, और विश्व का लिखित संविधान
अमेरिका का, अलिखित हमारा इंग्लैंड का, और लिखित प्लस अलिखित संविधान किस देश का है? कनाडा का है। अब किस देश के संविधान को बुद्धिमत्ता का शिशु कहा गया है? इंग्लैंड के, क्योंकि सबसे मेन हमारा जो है इंग्लैंड का संविधान, उसी के संविधान के बाद से और देशों के संविधान बनने के बाद बनते गए हैं। ठीक है। अब EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1599। बेसिकली हम ये बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब ये हमारा 1599 ईयर का लास्ट डे था, तो हम इस तरह ट्रीट करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600 ईस्वी में आई थी, और उसने वहाँ आके अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। स्थापना कब की? 31 दिसंबर 1599। EIC की ओर से व्यापारिक स्वीकृति के लिए भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। जो हमारे हॉकिंस के आपने देखे ना, हॉकिंस के हमारे कुकर भी होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से स्वीकृति लेके भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। कब? 1608 में। अंग्रेजों ने बंगाल में फोर्ट विलियम कलकत्ता नगर की स्थापना कब की? 1700 ईस्वी में। ठीक है। फाउंडर ऑफ कलकत्ता, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का फाउंडर कौन है? जॉब चार्नक। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1757। पहले ये था कि जब हमारे बेसिकली जो टेस्ट होते थे उनमें से डायरेक्ट हमसे ये पूछते कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अब आपसे सिर्फ ईयर नहीं पूछता, ईयर के साथ आपसे डेट्स भी पूछते हैं। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। जब जनगणना स्टार्ट हुई कब हुई? 1872 में। लेकिन जब ये कहा जाए कि रेगुलर जनगणना की, जैसे हमें पता है कि हमारी जो जनगणना होती है 10 ईयर के शेड्यूल पे होती है। जैसे अब जो लास्ट जनगणना हुई थी कब हुई थी? 2011 के बाद से अब तक कोई जनगणना नहीं हो पाई है। कह रहे हैं कि 27-26 में स्टार्ट हो जाएगी, देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और रेगुलर कब से हुई थी? 1881। अब 1872 में पहले हुई, फिर वो 10 ईयर के हिसाब से देखें तो 1882 में होनी चाहिए थी, बट ये कब हुई? 1881 पे। फिर 1891, फिर 1901, इस तरह कंटिन्यू करते करते लॉर्ड रिपन के समय में, जो अभी ये क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत में पहली बार या भारत में रेगुलर जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881। और उस टाइम पे हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। या ये कहूँ गवर्नर जनरल कौन था हमारा? लॉर्ड रिपन थे उस टाइम पे। अब पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? अब ये पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रणाली क्या था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को 2 टुकड़ों में, या ये कहे हिंदू मुस्लिम के भी हाथ पे उसको बांट दिया। अब उन्होंने इतना भड़का दिया हिंदुओं को, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के प्रति, कि वो पृथक निर्वाचन या ये कहें सांप्रदायिक धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ने लगे। इस तरह उन्होंने जब 1909 में हमारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड नहीं, मार्ले मिंटो। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड तो हमारे लखनऊ पैक्ट के टाइम पे आएंगे। तो क्या था 1909 में हमारे मार्ले और मिंटो, ये वायसराय और जो सचिव थे, ठीक है, इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया कि लोगों में इतनी फूट डाल दी कि वो धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम में दंगे होने लगे, और 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की। फिर दलितों के संबंध में पृथक निर्वाचन
के निर्णय को समाप्त करने के संबंध में। अब देखो क्या हुआ। फर्स्ट हमें पता है कि 1909 में तो क्या किया, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम पे। और फिर उसके बाद जब हमारा 1919 का टाइम आया, उस टाइम पे उन्होंने सिखों को भी, हिंदू मुस्लिम और सिखों को भी भड़काना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद चल के जब हमारा 1930, 31, 32 जब हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, 3 टाइम हुई था, जिसमें हमारे 1930 में फर्स्ट, देन सेकंड, फिर थर्ड, इन 3 टाइम पीरियड में हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, जिसमें गांधी जी फर्स्ट वाले में होनी तो हमारी राउंड टेबल ओनली 1 थी, लेकिन फर्स्ट वाले में गांधी जी नहीं गए। अब गांधी जी नहीं गए तो सेकंड हुई, तो सेकंड वाले में गांधी जी गए और फिर उन्होंने जो हमारे अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको भी, या ये कहें जो SC ST माइनॉरिटी, इनको भी अलग करने की बात कही। तब गांधी जी गुस्सा हो गए, या एक गांधी जी ने उनके इसका विरोध करते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फेल करार दे दिया। इसके बाद वो जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शामिल ही नहीं हुए। और फिर उन्होंने अंबेडकर जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम जो भी आपको मुस्लिम, वो जो आपको ये कह रहे ना कि हम आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करें, तो इसीलिए हम आपको वो पूना पैक्ट के तहत SC ST को या माइनॉरिटी कास्ट को हम आरक्षण देंगे। उसी के बाद से 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ, जो कि जिस पे गांधी जी ने इस पे साइन करने से मना कर दिया। तो मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर के बीच में 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। देन नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को दूर करने के लिए, अब इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लासेज जो थी हमारी, जो यही कहीं जो मैंने एपिसोड स्टार्ट किए थे, उसमें मेरी फर्स्ट क्लास थी संविधान से रिलेटेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है। अब सेकंड क्लास जो थी उसमें मैंने जो भी हमारे ये एक्ट थे ना, दैट मीन्स जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, चार्टर हुए, वो किस कारण उनके आने का क्या क्या कारण थे, जो कि बेसिकली एग्जाम दिए तो उनमें देखा ना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट था वो किस एक्ट के लिए पारित हुआ था, ठीक है। तो उससे जो बेसिक इम्पोर्टेंट है मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। देखो, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो हमारी कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। ये क्या था, इसमें ये था कि कंपनी जब जो भी कंपनी व्यापार करने के लिए इंडिया आती, उन्होंने देखा कि कुछ ही सालों में वो बहुत ही अमीर हो जाते और वो इतना पैसा लेके जाते, तो पता नहीं वो फिर वहाँ जाके जो वहाँ के लोग थे इंग्लैंड के, वो ये सोचते ऐसा ये क्या करते हैं ना, ही कुछ ये अपनी आय का हमें विवरण देते कि हमारे पास ये है कि हमने इस तरह कमाया। तो इस तरह उनके इस भ्रष्टाचार और कुप्रशासन पे रोक लगाने के लिए क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत आगे चल के हमारे कंपनी ने ये कहा कि आपको 20 साल तक आपको उनके साथ व्यापार करना है और आपको अपनी इनकम का कुछ शेयर आपको कंपनी मतलब ये रानी के को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस बिहाफ पे किस तरह आपने इंडियंस के साथ क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले एक्ट कौन सा आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया। कंपनी के वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों में भेद करने के लिए, कंपनी के वाणिज्यिक जो कार्य थे उसमें राजनीतिक लेवल पे कार्यों में भेद करने के लिए कौन सा किसका कार्य है, कौन सा एक्ट आया हमारा,
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेंबर, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेंबर जो था वो उस रियासत में या ये कहें उस राजा के दरबार में रहेगा और उसका सारा खर्चा जो भी था वो कौन देगा, इंडिया का जो ये कहें जिस रियासत में वो रहेगा वहाँ से उसका सारा टैक्स है या ये कहें सारे उसका खर्चा कौन देगी, जिस रियासत में वो रहेगा। ठीक है, इस तरह आगे चल के आता है फिर द्वैध शासन की शुरुआत। अब द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1784 से लेके 1858 तक, जब हमारा ये पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके तहत क्या हुआ, अंग्रेजों को हिंदू लोगों ने अपने आप में या ये कहें भारतीयों ने इतना जम के इनका विरोध किया कि इनको ऐसा लगने लगा कि अब हम यहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर हमें या ये कहें 1857 के बाद का जो टाइम होता है हमें कंपनी से या कंपनी को हमसे क्या हुआ, आज़ादी मिल गई एक टाइप से। कहने मतलब क्या है, पहले 1857 से पहले तक 1857 तक कंपनी 1600 में आई थी, तो 1857 तक कंपनी का राज रहा। मतलब हमें क्या पढ़ा था कि 31 दिसंबर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1857 तक जो हमारे ये ईयर है कंपनी ने हम पे राज किया। और फिर 1857 का जो संग्राम हुआ था उसके बाद अब अंग्रेजों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया, तो कंपनी ने या ये कहें महारानी विक्टोरिया ने कंपनी को हटा के यहाँ की कमान को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और फिर 1858 से लेके 1947 तक रानी का राज रहा, जिसको हम ताज का राज भी कहते हैं। क्या? ताज का राज। और कंपनी को हमसे मुक्ति और हमको कंपनी से मुक्ति 1599 से 1807 के बीच में मिली। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा 1793 एक्ट के। अब हमने एक्ट कौन कौन से पढ़ा है? एक तो था हमारा 1773 का एक्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था। देन नेक्स्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। उसके बाद आया हमारा 1793 का। 1793 एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, हमने जो द्वैध शासन पढ़ा था उसमें क्या था कि द्वैध शासन के तहत मतलब दो तरह का शासन हो गया। एक में दो तरह का शासन हो गया, तो उसमें क्या है कि ये था कि उसका जो भी टैक्स था या उन लोगों का जो भी खर्चा था वो भारत के जो राजस्व था, भारत का जो टैक्स था वहाँ से हम उन लोगों के या ये कहें उनके लोगों को हमारे यहाँ से अपना बजट या ये कहें, कहने मतलब ये है कि उन लोगों का जो भी खर्चा या उनकी जो भी सैलरी थी वो कहाँ से दी जाएगी, इंडिया के टैक्स के रूपों से। ठीक है, इंडिया के टैक्स जो था उससे अंग्रेजों की सैलरी बन गई। और ये कब तक रहा? 1793 एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई जो 1919 तक जारी रही। 1813 एक्ट के अकॉर्डिंग 1813 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहा कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त करना। अब कंपनी ने क्या किया कि आप करिए लेकिन आप जो करिए वो करिए, लेकिन हम क्या है, हम एक तो भारत के साथ चाय का व्यापार रखेंगे। उन्होंने मतलब क्या है, भारत के साथ जो भी हमारे कपड़े का जो भी व्यापार था उसको उससे मुक्त कर दिया, लेकिन और जो कमान थी वो अपने हाथ में रखी। वो भी क्या थी कि चीन पे तो उनका एक अधिकार रहे और भारत के साथ चाय का जो व्यापार था उसका अधिकार में चलता रहे। अकॉर्डिंग टू EIC वह अब 1813 का जो एक्ट था ना उसके तहत ये था। अब रानी ने देखा कि ये इतने सालों से भारतीय जनता को लूट रही है,
और भारतीय जनता, अब हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमें कुछ बाय हैंड उसका कुछ पार्ट तो उनको देना चाहिए ना। तो क्या किया, रानी ने ये कहा कि आप भारतीयों की शिक्षा पर या ये कि भारतीय लोगों को शिक्षित करिए। तो उन्होंने क्या किया, भारत की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए। ठीक है। अब ये था कि 1813 में ये एक्ट आया। 1813 से लेके 20 साल तक, जब नेक्स्ट हमारा चार्टर आया 1833 में, तो 20 साल तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, उनका उनका एक्सक्यूज़ ये रहा कि क्या करे, कैसे करे और किन पे करे। मतलब जो हम ये उनको शिक्षित करें तो हम किस वर्ग के लोगों को शिक्षित करें। अब वर्ग का मीन्स क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो समाज था चार वर्ग में डिवाइडेड था। अब वो भी कौन सा था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरे भी हाफ पे देखें, निम्न वर्ग, कुलीन वर्ग और अमीर वर्ग, ये थे ना हमारे। तो इन्होंने क्या कहा कि आप अमीर वर्ग को पढ़ाइए और वो ज्ञान अमीर वर्ग से डिस्ट्रीब्यूट होके निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगा। अठारह सौ तेरह में 1813 में रानी ने ये कहा कि आप इंडियंस के ऊपर या ये कहें उनको शिक्षित कीजिए। तो उन्होंने उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए बोला। तो उन्होंने ये 20 साल 1813 से लेकर 1833 तक कोई कार्य नहीं किया। फिर 1853 से लेकर 1833 से लेकर 1853 तक क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए और किसको पढ़ाए। ठीक है, कि आप अमीर वर्ग को पढ़ाइए, उस तरह वो ज्ञान छन छन के निम्न वर्ग के लोगों तक भी पहुंच जाएगा, जिसे निस्पंदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये सिद्धांत 1854, 1853, 54 के टाइम पीरियड के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी आए जो कि लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को। उन्होंने ये कहा कि हम अमीर वर्ग को पढ़ाएंगे, इस तरह हमारा ज्ञान छन छन के या निस्पंदन के सिद्धांत के द्वारा वो ज्ञान निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 के चार्टर के बाद से ही एक फिर ये है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा लगाया गया। जब दास प्रथा पे बैन लगा 1843 में, उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एलनब्रो। अब दास प्रथा, एक दास होता है और एक नौकर होता है। नौकर नौकरी करता है और उसको इसके लिए सैलरी दी जाती है। दास एक तरह से गुलाम, ये 24 घंटे काम करता है और इसकी सारी इच्छाओं को मार दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि ऐसा कौन सा, ये कहें ऐसा कौन सा, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि ऐसा कौन सा शासक था जो गुलाम रखता था, जो अत्यधिक मात्रा में गुलाम, डेट मीन्स उसके पास 1,50,000, 1.5 लाख उसके पास क्या थे, गुलाम या ये कहें दास थे। और आपके हिंट के लिए बता दिया जाए, उसे नहरों का निर्माता भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन था।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सर्विस व चयन हेतु ओपन कंपटीशन सिस्टम शुभारंभ किया गया। जब ये कहा ना रानी ने कि भारतीय शिक्षा पे खर्च कीजिए, तब ये बात उठी थी कि सिविल सर्विस के लिए इंडियंस को भी मौका दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर ये बात 1813 से लेकर 1853 के एक्ट में ओपन कंपटीशन के लिए इंडियंस को मौका दिया गया। ठीक है। और भारत का प्रथम आईसीएस कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। हमने देखा कि 1853 में इंडियंस को ओपन कंपटीशन के लिए एंट्री मिली, बट 1863 में जाके सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने सिविल सर्विस का टेस्ट को क्लियर किया। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1858 में भारत शासन अधिनियम को कहा गया है। जो हमारा 1858 का एक्ट था उसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे विक्टोरिया घोषणा पत्र, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1857 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे ताज का राज, या ये कहे महारानी रानी विक्टोरिया का राज स्टार्ट हो गया वहाँ से। तो 1858 को भारतीय शासन अधिनियम को कहा गया है विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ताज का राज, शाही घोषणा पत्र या फिर इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा जाता है। शिक्षित वर्ग इसे क्या कहता है? अधिकारों का मैग्ना कार्टा। भाग 3। आई होप आपको यहाँ तक सभी क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपके सामने फिर 2 क्लास हुए हैं। मैंने आपको 3 एपिसोड दिए थे, तो जो हमारे जो 3rd एपिसोड में था वो क्या था? वो था हमारे जो हमारा संविधान था ना, उस संविधान से रिलेटेड जो और क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े और उस टाइम पे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, और मैंने भी देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आपको दिए हुए होते हैं। तो क्या है हमारा 26 क्वेश्चन है 1935 के एक्ट की निंदा। जो हमारा हमें पता है कि जो हमारा हमने देखा कि आईपीएस है, जो हमारी आईपीएस की जो भी हमारी धाराएं होती हैं और जो हमारा लॉ है, अब उसके जो भी आर्टिकल हैं या ये कहें कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, सभी हमारे 1935 के एक्ट के ही चल रहे हैं। और उसके अलावा जो कुछ नए आए हैं उन्हें हमारे आर्टिकल्स में ऐड करके, जैसे कि मान लो 15 आर्टिकल है या ये कहें 21 आर्टिकल में जब उसको उसमें अमेंडमेंट किए गए तो 21A ABCD इस तरह उसमें पार्ट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 1935 के अधिनियम को की इसकी निंदा भी की। अब कोई चीज़ है तो उसको देखने का सबका अलग अलग नज़रिया होता है। किसी ने उसके मेरिट्स को देखा, किसी ने उसको डिमेरिट्स को देखा है। तो ऐसे ही 1935 का जो हमारा अधिनियम था उसकी निंदा किसने की? नेहरू जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी निंदा भी की। और हम जानते हैं कि 1935 के एक्ट को बेसिकली आज भी यूज़ किया जा रहा है हमारे एक्ट में। तो नेहरू जी ने इसे क्या कहा? ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक तो था लेकिन इंजन नहीं था। तो हमारे एग्ज़ाम में इस तरह भी आ सकते हैं कि जो हमारा 1935 का अधिनियम था उसे ये किसने कहा कि ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक तो था लेकिन इंजन नहीं था। किसने कहा? ये किसके शब्द हैं? नेहरू जी के। आपने ये भी देखा है कि जब जो लाला लाजपत राय जी थे हमारे, उनकी जो डेथ थी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई थी, है ना। तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने ये कहा था कि उस टाइम उनके मुख से जो शब्द निकले कि मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ईंट से ईंट बजाने का या ब्रिटिश समाज को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।
तो इसी तरह आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये वर्ड किसने कहे, किसके द्वारा बोले गए हैं। तो ऐसे ही नेहरू जी ने तो इसको क्या बोला, हमारे 1935 के एक्ट को, ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक था लेकिन इंजन नहीं था, और उन्होंने इसे अनैच्छिक जो ऐच्छिक या मतलब जिस चीज़ की इच्छा नहीं की गई वो इस तरह का अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी बताया। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इसे क्या कहा, पूरी तरह से सड़ा हुआ बताया। किसको? 1935 के एक्ट को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल वैसे अंतिम तो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन जब ये कहा जाए कि भारतीय कौन थे तब हमारा आंसर बनता है सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई? कि हमारी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन के दौरान उठाई? जो हमारा लाहौर अधिवेशन था। ये कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय संविधान के स्वरूप को ब्लूप्रिंट किसने कहा? श्याम चतुर्वेदी ने। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। प्रधानमंत्री ये तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति के भी पता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल इंडियंस सी राजगोपालाचारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया? 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अब हमने देखा कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और उस संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 से। ठीक है। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि काफ़ी एज्ड व्यक्ति थे। और नेक्स्ट डे या ये कहें उसी शाम को हार्ट अटैक से या तबीयत खराब होने के कारण उनकी डेथ हो गई। फिर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उन्होंने 11 दिसंबर के बाद पहला उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। हमने क्या देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर को संविधान का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और फिर 13 दिसंबर को उन्होंने पहला उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा के हमारे वैधानिक सलाहकार या ये कहें कानून का सबसे बड़ा एडवाइजरी कौन था उस टाइम पे? BN राव। और ये भी कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। इन्हें भी संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार बनाया गया। फिर आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अभी तक हमने 39 क्वेश्चन किए हैं और हमारी जो एपिसोड 3 तक क्लासेस थी वो कंटिन्यू है। तो इसको आगे करते हुए अब मैं 40 क्वेश्चन को करवाती हूँ। क्या दिया हुआ देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा और
26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्टेड, या ये कहें संविधान को अंगीकार, एक शेप दी गई, या हमारा संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, जिसमें हमारी 8 महिलाएं थी और उनमें प्रमुख थी हमारी सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान की पहली बैठक कब हुई? देखो, हमारी भारतीय जो संविधान था उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई। और इसकी अंतिम बैठक कब हुई हमारी? बताइए, कब हुई हमारी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। और इससे आफ्टर 2 डेज 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है, उसका पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर जी ने अपनी इतनी अच्छी छवि क्रिएट की कि ऐसा लगने लग गया कि इनके बिना तो हमारे देश का संविधान बनाना कोई आम बात नहीं है, और ना ही इनके बिना हमारे देश का संविधान हमसे बनाया जाए। तो इसीलिए इनको एक अहम किरदार की तरह स्वीकार किया गया। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर जी को। लघु संविधान की संज्ञा 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के तहत लघु संविधान भी कहा जाता है। अब ये देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि सबसे पहले जो हमारे संविधान थे उसमें लिखित, अलिखित और लिखित प्लस अलिखित। लिखित संविधान किस देश का था हमारा? सबसे पहले अमेरिका का। और अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल थे जब ये उस टाइम पे बना? अब तक उसके संविधान में 7 आर्टिकल हैं अमेरिका के में, और उसमें संशोधन भी बहुत ही कम मात्रा में किया गया, या ये कहें न के बराबर किया गया है। तो हम ये कहें कि किस देश का संविधान सबसे कठोर है, तो अमेरिका का संविधान कैसा है? सबसे कठोर है। और अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। ठीक है। और लिखित प्लस अलिखित कनाडा का। अब हमारा इंडिया, हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा और सबसे लंबा हमारे देश का। जब हमारा संविधान उस टाइम पे बना 395 आर्टिकल थे और 10 हमारी अनुसूचियां थी। जब हमारा जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे 395 तो हमारे आर्टिकल थे और अनुसूचियां हमारी शेड्यूल 8 थी। क्योंकि देखो 9, 10, 11, 12 हमारी टोटल अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। तो स्टार्टिंग में हमारी कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी और 395 हमारे आर्टिकल थे। और संविधान के हमारे जो पार्ट थे वो कितने भाग थे? उसके टोटल 22 भाग। ठीक है। और भारत का जो संविधान है वो कैसा है? कठोर और लचीला। मतलब अब देखो, जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे हमारे 395 आर्टिकल थे। ठीक है। जो आगे चल के
अब बेसिकली 470 अप्रोक्स 465 470 के अराउंड हमारे टोटल आर्टिकल है। तो हमने देखा कि 395 से लेके 470 465 एट प्रेजेंट तक हमारे इतने आर्टिकल है। तो कितना हमने इनमें इंक्रीमेंट किया है। और अमेरिका में जब अमेरिका का संविधान बना तब से लेके आज तक उसमें ओनली 7 आर्टिकल है। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका का जो है संविधान वो कठोर है, हमारा कठोर के साथ हमारा लचीला भी है। लचीला होने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ हमारे जो एक्ट हैं या ये कहे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंजमेंट या ये कहें उसमें जो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट है उसको किया गया। ठीक है, तो हमने आज की क्लासेस में क्या किया, क्वेश्चन 1 से लेके क्या था देखिए, क्वेश्चन 1 से लेके हमने 1 से लेके 45 तक कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने आपके सामने कि हमारा संविधान और जो हमारे एक्ट एंड जो हमारा संविधान, हमारे एक्ट और हमारी जो संविधान के टाइम पे कौन क्या था इस बारे में से रिलेटेड था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एनीवन फिर भी किसी कुछ डाउट रहता है और मैंने कुछ मान लो मैं आपके सामने वीडियो में बोल रही हूँ में से कुछ जो गलती से गलत बोला गया है तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि जो मैंने आपको बताया है उसमें से आपको कितना समझ में आया और आपको मेरी क्लासेस कैसी लगी। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइंस के बारे में। और एक ये भी है कि जब जो नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि जो हमारे आर्टिकल थे या ये कहें कि हमारे संविधान ने या ये कहें कि हमारे संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। उधार के संविधान का मतलब क्या है कि हमने सभी देशों के संविधानों को पढ़ा है और उनको पढ़ने के बाद जो हमने उनमें अच्छी बातें लगी और जो कि ये था कि हमारे संविधान में होना चाहिए, जिस जिस देश की बातें जो हमें ये लगी हमारे संविधान में होना चाहिए उनको अपने संविधान में ऐड ऑन किया है। तो इसीलिए हमारे देश के संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे रिलेटेड होगी कि हमने कौन से देश से क्या चीज़ें ली हैं। बेसिकली जैसे मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड इम्पीचमेंट और संघ सूची, समवर्ती सूची, इमरजेंसी, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये हमने कहाँ से किस देश से ली हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरी इस वीडियो में जो भी आपको गलती लगी जिससे मैं उसको अपनी आने वाली वीडियो में उसको ठीक करूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय शालू भारद्वाज। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। राधे राधे।